टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स। व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। इसमें देखेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम environments and the organisms plant and animals that utilize them। इसमें बायो एनर्जेटिक्स में हम किसी भी लिविंग सिस्टम में एनर्जी की स्टडी करते हैं। लिविंग सिस्टम जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो गया या एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो उस एनर्जी को ये सभी प्लांट्स, एनिमल्स या जो इन्वायरमेंट है उस सभी में क्या करते हैं, इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। ये जो एनर्जी है रिक्वायर बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक होता है और मे बी काइनेटिक और पोटेंशियल। या तो ये काइनेटिक हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, या ये पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें गति के कारण एनर्जी होती है, मोशन के कारण एनर्जी होती है। हीट एंड द लाइट एनर्जी आर एग्जाम्पल। इसमें से हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इसका एग्जाम्पल है। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं जो पवन चक्की, ठीक है, वो क्या है, मोशन के कारण एनर्जी उत्पन्न होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। फिर है दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ पोजीशन स्थिति के कारण, ठीक है, स्थिति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड्स एनर्जी स्टोर इन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में जो भी एनर्जी प्रेजेंट रहती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि बायो एनर्जेटिक्स में पहला जो पॉइंट है बायो एनर्जेटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री concerned with the energy involving in making and breaking of chemical bond in the molecules found in biological organism। जो बायो एनर्जेटिक्स है वो बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज़म होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल्स के में जो बॉन्ड हैं उनका ब्रेक, बनना और टूटना इन सभी को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एटम्स के बीच जो बॉन्ड पाए जाते हैं, उन केमिकल बॉन्ड के टूटने और बनने से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको हम बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसी का एक पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म आर सम ऑफ द सेंट्रल फिनोमिना इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। इसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म, इन तीनों चीज़ की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द रोल ऑफ एनर्जी इज़ फंडामेंटल टू सच बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस एनर्जी जो होता है, ये जो एनर्जी होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो द रोल ऑफ एनर्जी इज़ फाउंड टू सच बायोलॉजिकल प्रोसेस टू एबिलिटी टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिज्म पैथवे इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है उसके एक मेटाबॉलिक पैथवे की वैरायटी के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स में। लाइफ इज़ डेवलपमेंट ऑन एनर्जी ट्रांसमोशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्व्स बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद इन एंड विदाउट। इसमें क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है अंदर और बाहर, ठीक है। विद इन और विदाउट मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर और बाहर क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बायो एनर्जेटिक्स में इन सभी बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। फिर है इसका अगला टॉपिक इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म
chemical bonds are broken and made as a part of exchange and transmission of energy. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनका बनना या टूटना किसी भी एनर्जी के ट्रांसमिशन या उसके एक्सचेंज का पार्ट होता है। मतलब अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो केमिकल जो बॉन्ड होते हैं वो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। एनर्जी इज़ अवेलेबल ऑफ वर्क सच एज मैकेनिकल वर्क के रूप में, और फॉर द अदर प्रोसेस सच एज केमिकल सिंथेसिस। मैकेनिकल वर्क या किसी केमिकल सिंथेसिस में क्या होता है, यूज एनर्जी का यूज़। एन एनाबोलिक प्रोसेस इन ग्रोथ, और ग्रोथ में जो भी एनाबोलिक प्रोसेस होते हैं उनके लिए। व्हेन weak bond are broken and stronger bond are made, the production of stronger bond allow release of usable energy। तो जब वीक बॉन्ड ब्रेक होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो यूजेबल एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये रिलीज़ करता है, ठीक है, वीक बॉन्ड जब टूटता है तो, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, बायोएनर्जेटिक्स में ही अगला पॉइंट है, इट इज़ ऑल द क्वांटिटीज स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसडक्शन दैट अकर इन लिविंग सेल्स। इसमें क्या करते हैं कि जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं लिविंग सेल्स में, ठीक है, उसकी एनर्जी के ट्रांसडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, एंड ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ केमिकल प्रोसेस अंडरलाइंग दिस ट्रांसडक्शन। और इसमें क्या करते हैं, इस ट्रांसडक्शन में जितने भी केमिकल प्रोसेस के फंक्शन या उसके नेचर होते हैं लिविंग सेल में, इसकी स्टडी हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बायोएनर्जेटिक्स हो गया। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर इम्पॉर्टेंट यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी इसका एक अपना एक इम्पोर्टेंस है। दिस प्रिंसिपल गवर्न द केमिकल प्रोसेस इन ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ये जो लॉ होता है वो जितने भी केमिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी केमिकल प्रोसेस में, जैसे मेटाबॉलिज्म में, ये सभी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को यही जो लॉ है उसके द्वारा ये क्या होता है, गवर्न होता है, ठीक है, मतलब इसी द्वारा आगे बढ़ता है। फिर है अगला पॉइंट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का जो पहला नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है या एनर्जी कंजर्वेशन का नियम होता है। दैट स्टेट एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसके अनुसार कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय करते। इट में चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर, इसको केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बट द एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर कोई क्लोज सिस्टम है, ठीक है, उस क्लोज सिस्टम में एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता। और क्लोज सिस्टम के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, जैसे कि अगर कोई गर्म पानी को आप किसी थर्मस के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने एनर्जी को सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं करता, तो वो स्टेबल कंडीशन में रहता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ जितने भी आपके, पर ये केवल आइडियल कंडीशन के लिए होता है और ये व्यवहार में कभी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन बस हम किसी को आइडियल कंडीशन मान के स्टडी करते हैं, इस वजह से क्लोज सिस्टम का हम इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज जब होता है तो एनर्जी का जो टोटल अमाउंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दो द फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज, भले ही उस एनर्जी का फॉर्म है वो चेंज हो सकता है, नहीं तो जो भी एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिर है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट व्हेन एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ एंट्रोपी देयर विल बी लेस एनर्जी अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस देन एट द बिगिनिंग्स। इसमें ये बोल रहा है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं वो
जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो वो लॉ ऑफ एंट्रोपी को फॉलो करते हैं। अब लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, देखिए, ड्यू टू एंट्रोपी विच इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ क्लोज सिस्टम। इसमें ये बोल रहा है कि जो एंट्रोपी रहती है वो किसी क्लोज सिस्टम में डिसऑर्डर की एक मेज़रमेंट होता है। मतलब जितना ज़्यादा उसमें डिसऑर्डर होगा, एंट्रोपी में चेंज उतनी ही उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आगे बोल रहा है ऑल ऑफ द अवेलेबल एनर्जी विल नॉट बी यूज़फुल टू द ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सभी एनर्जी यूज़ नहीं होती है। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज एज एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र। जैसे ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक रूप से दूसरे रूप में, तो उसमें क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। फिर अगला पॉइंट है इन ऑल नेचुरल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं उन सभी में क्या होती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया बायो एनर्जेटिक्स के बारे में एक सिंपली इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे एटीपी, एनर्जी ऑफ सेल, कि हमारे सेल में मतलब किस प्रकार एटीपी बनती है, इसको हम पढ़ेंगे। एटीपी प्रोडक्शन पहला पॉइंट है, बिफोर सेल कैन बी यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट और एनर्जी कैलोरीज स्टोर इन कार्बोहाइड्रेट, दे मस्ट ट्रांसफर द एनर्जी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। बिफोर सेल कैन यूज़ द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो सेल है वो सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करने से पहले क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर रहता है, जो कि दे मस्ट ट्रांसफ़र द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, जो कि क्या होता है, एटीपी के मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, मतलब वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है टू एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, एटीपी मतलब प्रोडक्शन के लिए। तो एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए, एटीपी इज़ कंपोज्ड ऑफ एडेनिन, राइबोस एंड 3-फॉस्फेट ग्रुप। जो एटीपी रहता है इसमें एडेनिन ग्रुप रहता है, राइबोस एडेनिन आपका राइबोस शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है एटीपी ट्रांसफर एनर्जी टू मेनी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। एटीपी जो होता है वो जितने भी अलग अलग केमिकल रिएक्शन है सभी में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक पैथवे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रन ऑन एनर्जी सप्लाई बाय एटीपी। जितने भी आपके मेटाबॉलिक पैथवे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी मेटाबॉलिक पैथवे हैं उन सभी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आपका जो एटीपी है वही एनर्जी को क्या करता है, सप्लाई करता है, जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है इन ह्यूमन सेलुलर रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी फ्रॉम एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड चेंज एडीपी टू एटीपी। जितने भी ह्यूमन सेल होते हैं उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है फ्रॉम रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करता है एंड चेंज एडीपी टू एटीपी, और एडीपी को एटीपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन इन द मेन एटीपी प्रोडक्ट पैथवे। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है, मेन होता है। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन पैथवे होता है। फिर है एनाबॉलिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मच लेस एटीपी बिकॉज नो ऑक्सीजन इज़ इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए बहुत कम मात्रा में एनाबॉलिक रेस्पिरेशन में एटीपी यूज़ होता है। एंड कैन बी ओनली यूज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, केवल कुछ समय के लिए एटीपी यूज़ होता है, सच एज इन अ विगोरियस मसल एक्सरसाइज, जैसे मसल्स एक्सरसाइज है इसमें बहुत कम मात्रा में एटीपी यूज़ होता है। फिर अगला है इफ़ प्रोवाइड्स अ कॉमन एनर्जी करेंसी दैट कैन बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो होता है जितने भी कॉमन एनर्जी होते हैं उनके लिए ये एक बहुत सारे जितने भी अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं उन सभी के लिए ये क्या करता है, एनर्जी को मतलब यूज़ कर सकता है। ठीक है,
जितने भी रिएक्शन होते हैं उन सभी में ये अपनी एनर्जी यूज़ कर सकता है. व्हेन एटीपी बिकम्स एडीपी प्लस पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज जस्ट अबाउट इनफ फॉर द बायोलॉजिकल पर्पस एंड सो टिल एनर्जी इज वेस्टेड. ये बोल रहा है कि जब एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है. और वो जो एनर्जी होती है, जितने भी बायोलॉजिकल पर्पस होते हैं या जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनमें यूज़ होता है और कुछ मात्रा में एनर्जी वेस्ट भी होती है. एटीपी ब्रेक डाउन इज कपल्ड टू एंडरगेनिक रिएक्शन इन सच अ वे दैट इट मिनिमाइज एनर्जी लॉस. जब एटीपी टूटता है, ठीक है, इज कपल्ड टू एंडरगेनिक रिएक्शन इन सच अ वे दैट मिनिमाइज द एनर्जी लॉस. तो वो क्या थे, एंडरगेनिक रिएक्शन में ये एनर्जी को बहुत ही कम कर देता है, एनर्जी की जो लॉस होता है उसको बहुत ही कम कर देता है. ठीक है, फिर है अगला टॉपिक है इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन होता है, लिक्विड स्टप आउटसाइड द न्यूक्लियस. मतलब जो भी लिक्विड है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड में जाता है एंड रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट. स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी आर रिजनरेट. मतलब इसमें क्या होता है, पायरुवेट जनरेट होता है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी और थोड़े मात्रा में एटीपी भी जनरेट होता है, या उसका प्रोडक्शन होता है. ग्लूकोज इज द फर्स्ट फॉस्फोरिलेटेड इन एनर्जी रिक्वायर स्टेप, देन स्प्लिट टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर GPGAL. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो ग्लूकोज होता है वो पहला मतलब एनर्जी के लिए पहला स्टेप होता है, फॉस्फोरिलेटेड स्टेप होता है. ठीक है, अगला देखते हैं हम. बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन 4 ATP are produced, but because 2 ATP were used previously, this is a net gain of only 2 ATP. इसमें हो रहा है कि फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि फॉस्फोरिलेशन जो लेवल होता है उसमें सबस्ट्रेट के द्वारा 4 एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसमें से केवल 2 एनर्जी यूज़ होती है. फिर देयर इज़ अ नेट अगेन ऑफ ओनली 2 ATP. आगे फिर वो 2 ATP यूज़ होता है. दूसरा पॉइंट कहता है एंजाइम रिमूव H+ एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PGAL to change NAD to NADH, which is used later in oxidative phosphorylation. मतलब इसमें क्या होता है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जब NADH में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ATP रिलीज होता है. फिर थर्ड पॉइंट है द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर 2 पायरुवेट, 2 ATP net again and 2 NADH for each glucose molecule degraded. मतलब ग्लाइकोलिसिस के आखिरी जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं, प्रत्येक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 2 NADH, ठीक है, 2 ATP और 2 पायरुवेट हमको मिलते हैं. ठीक है, फिर है ATP बंधन. द एक्चुअल ATP synthesis is accomplished when hydrogen ion that have been pumped out of the inner mitochondrial compartment flow back through and channel protein are called ATP synthesis. इसमें बोल रहा है कि जो ATP synthesis होता है जब हाइड्रोजन आयन पंप होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल, ये माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर में जब वो जाता है तो फ्लो बैक, तब उस समय एक प्रोटीन होता है, ठीक है, वो उसका नाम है ATP सिंथेसिस. उसके द्वारा ATP का प्रोडक्शन होता है. फिर है ऑक्सीजन ज्वाइन विथ द स्पेंट इलेक्ट्रॉन एंड
H प्लस टू यील्ड वाटर। जब ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन और क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के साथ, ठीक है, करता है तो 2H2O वाटर का फॉर्मेशन करता है। द प्रोडक्शन of ATP is completely dependent on the supply of oxygen with that withdraw the electron at the end of the transport system। ATP का जो प्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई पर डिपेंड करता है। दैट विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है, एंड इंड में वो किसी सिस्टम को वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है ATP और ATP साइकिल, ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है द ATP cycle is method for renewing the supply of ATP that constantly beginning use of in the cell, ठीक है। जो ATP और ADP साइकिल होता है, जो ATP है वो ADP में कन्वर्ट होता है, ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सनलाइट है, सनलाइट का ये जो एनर्जी इसको यूज़ करके ADP में कन्वर्ट हुआ और ADP फिर एनर्जी अपना रिलीज़ करता है और ये ADP में कन्वर्ट होता है। इस तरह से साइकिल चलते रहता है, ये सेल में होता है, ठीक है। फिर है अगला है एनर्जी इनपुट कपल्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू ADP टू फॉर्म एनर्जाइज्ड ADP। एनर्जी जो होता है इनपुट मतलब लिया जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP के द्वारा, एक फॉस्फेट लिया तो हमको ADP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। एनर्जी का जितना भी सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। ATP प्रोडक्शन जो होता है वो केमिकल वर्क सप्लाइंग एनर्जी नीडेड टू सिंथेसाइज माइक्रोमोलिक्यूल दैट मेक अप द सेल। जो जितने भी केमिकल वर्क होते हैं उनमें क्या होता है, जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं सेल में, उनके लिए हमें ATP की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता। ट्रांसपोर्ट वर्क सप्लाइंग द एनर्जी मतलब मैकेनिकल वर्क में, फिर ट्रांसपोर्ट वर्क में सप्लाइंग द एनर्जी नीडेड टू पंप सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर एनर्जी मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जाता है तो उस कंडीशन में भी हमको ATP की आवश्यकता होती है। तीसरा है मैकेनिकल वर्क सप्लाइंग द एनर्जी नीडेड टू परमिट मसल्स टू कनेक्ट cilia and फाइजिलिया टू बिग क्रोमोसोम्स। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो इसमें मैकेनिकल वर्क में भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है, जो कि मसल्स के कांटेक्ट में सेलिया और फाइजिलिया होते हैं उनमें, ठीक है, ठीक है। तो आज हमारा ATP प्रोडक्शन बायोएनर्जेटिक्स में ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।